Hello students, welcome to the e-learning class of MAVN. Today in class 4 science, we will going to start our first chapter of term 2, that is chapter 11 air, water and weather. बच्चों हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे आइए देखते हैं। द सन, हम सन के सूर्य के बारे में पढ़ेंगे। एयर, वायु के बारे में पढ़ेंगे और वाटर यानी जल के बारे में हम इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। तो बच्चों आपके स्क्रीन बोर्ड में चैप्टर चलता रहेगा और वॉइस हमारी रहेगी। आप अपने सामने अपनी बुक खोल के बैठिए और मैं आपको चैप्टर समझा रही हूँ, आप चैप्टर को समझने का प्रयास करिए। Chapter 11 Air, Water and Weather. We have already studied weather and seasons. Weather is the condition of the air at a particular place and time in terms of its temperature, pressure, speed, and moisture. Weather can change from day to day. We often describe weather as hot, cold, rainy, humid, windy, dry, cloudy और clear. हमने पहले ही मौसम और ऋतु का अध्ययन कर लिया है। मौसम अपने तापमान, दबाव, गति, नमी के संदर्भ में किसी विशेष स्थान और समय पर हवा की स्थिति को कहते हैं। मौसम दिन प्रतिदिन बदल सकता है। हम अक्सर मौसम का वर्णन गर्म, ठंडा, बरसात, नम, हवा, शुष्क, बादल या स्पष्ट रूप में करते हैं। स्पष्ट यानी क्लियर। On the other hand, the same type of weather continuing for many days is called a season. दूसरी ओर एक ही प्रकार के मौसम को कई दिनों तक जारी रखने को मौसम कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि बारिश हो रही है और कई दिनों तक बारिश ही हो रही है, तो उस पर्टिकुलर स्थिति को क्या कहेंगे? सीज़न कहेंगे। There are three main seasons: summer, winter and the rains. तीन मुख्य मौसम होते हैं: गर्मी, सर्दी और वर्षा। There are many factors which affect weather, but it is the sun that is directly or indirectly responsible for almost all those factors. ऐसे कई कारक हैं जो मौसम को प्रभावित करते हैं, लेकिन यह लगभग सभी कारकों के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार कौन होता है? सूरज। Let us now study the factors affecting weather. आइए अब हम मौसम को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले है द सन। द सन अफेक्ट्स वेदर इन मेनी वेज। सूरज मौसम को कई तरीके से अफेक्ट करता है यानी प्रभावित करता है। इट इज़ द हीट ऑफ द सन दैट मेक्स एयर वार्म। ये सूर्य की गर्मी से है कि जो हवा होती है वो गर्म होती है। द हीट ऑफ द सन ऑल्सो अफेक्ट्स बाय द सन। सूर्य की जो गर्मी होती है वो भी सूर्य को प्रभावित करती है। द वाटर साइकिल इज मेनली ड्राइवन बाय द सन। जो वाटर साइकिल है यानी जल चक्र है, ये भी मुख्य रूप से सूर्य द्वारा ही संचालित होता है। Thus, the sun is the main factor affecting weather. इस प्रकार सूरज मौसम को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक कहा जाता है। अब आते हैं बच्चों सन एंड द चेंज इन सीजन्स। द अर्थ इज नॉट स्ट्रेट इन स्पेस, इट इज स्लाइटली टिल्टेड ऑन इट्स एक्सिस। बच्चों जो अर्थ है
वो एकदम स्ट्रेट नहीं है अंतरिक्ष में. इट इज़ स्लाइटली टिल्टेड ऑन इट्स एक्सिस. वो अपनी एक्सिस पे थोड़ी सी क्या है, झुकी हुई है. इट इज़ ड्यू टू दिस टिल्ट दैट द अर्थ हैज़ डिफरेंट सीजन्स इन डिफरेंट रीजन्स एट द सेम टाइम. ऐसा उसके झुकाव के कारण ही है कि पृथ्वी पर अलग प्रकार के सीजन्स, अलग अलग सीजन्स होते हैं अलग अलग क्षेत्र में. और जैसे मान लीजिए कि कहीं पर, यहाँ पर इस समय ठंड पड़ रही है, जनवरी, दिसंबर, नवंबर, इन सब में यहाँ पे ठंड पड़ती है. लेकिन यही मुंबई, गुजरात, इन सब में क्या होता है कि ठंड नहीं पड़ती, वहाँ पे एक जैसा मौसम रहता है. द अर्थ इज टिल्टेड ऑन इट्स एक्सिस. जो अर्थ है वो अपनी एक्सिस पे क्या है, टिल्टेड यानी झुकी हुई है. देयर इज एन इमेजिनरी लाइन कॉल्ड द इक्वेटर. भूमध्य रेखा नामक एक काल्पनिक रेखा है विच डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स. जो पृथ्वी को 2 समान हिस्सों में विभाजित करती है. ठीक, यहाँ पे फिगर में देखिए, ये बीच से पृथ्वी को इस इक्वेटर ने, ठीक, जो एक इमेजिनरी लाइन है यानी जो एक काल्पनिक रेखा है, ठीक, भूमध्य रेखा जिसको हम कहते हैं, ये पृथ्वी को क्या करती है, 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है. द अपर हाफ इज कॉल्ड द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. इसके ऊपरी भाग को हम क्या कहते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं. एंड लोअर हाफ इज कॉल्ड द सदर्न हेमिस्फीयर. और निचले आधे हिस्से को हम दक्षिणी गोलार्ध या सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं. और ऊपर के जो आधे हिस्सा है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम उत्तरी गोलार्ध या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं. अब बच्चों पेज नंबर 93 पर आते हैं. द अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट. पृथ्वी एक निश्चित कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करती है. Thus, at a time only 1/2 of the earth faces the sun. इस प्रकार एक समय में पृथ्वी का केवल आधा हिस्सा सूरज का सामना करता है. You will also see that at any position the distances of the northern and the southern hemispheres from the sun are different. आप यह भी देखे होंगे कि किसी भी स्थिति में सूर्य से उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध की दूरी अलग अलग होती है. Now look at the figure given below. The earth is shown revolving around the sun in a fixed orbit. अब नीचे दिए गए फिगर को देखते हैं, चित्र को देखिए नीचे दिए गए. The earth is shown revolving around the sun in a fixed orbit. पृथ्वी को एक निश्चित कक्षा में सूर्य के चारों ओर घूमते हुए इस चित्र में दिखाया गया है. Thus at a time only one of the earth faces the sun. इस प्रकार एक समय में पृथ्वी का केवल आधा हिस्सा सूर्य का सामना करता है. You will also see that any position the distances of the northern and the southern hemispheres from the sun are different. आप यह भी देखेंगे कि किसी भी स्थिति में सूर्य से उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध की दूरी अलग अलग है. But why are slanted sun rays less hot than direct sun rays? लेकिन सीधे सूर्य की किरणों की तुलना में सूर्य के प्रकाश को कम गर्म क्यों माना जाता है? It is because of 2 reasons. इसकी वजह 2 है. First, slanted sun rays have to travel more distance. जो slanted sun rays होती हैं, यानी जो तिरछी सन रेज होती हैं, सूर्य की किरणें जो तिरछी होती हैं, उनको ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है, यानी ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ती है.
एंड द पार्टिकल्स ऑफ एयर ब्लॉक देयर हीट मोर, और हवा के जो पार्टिकल्स हैं, हवा के जो कण हैं, उसकी हीट को क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, यानी रोकते हैं। अब आते हैं बच्चों, एक्टिविटी यहाँ पे एक दी हुई है, उसको पढ़ते हैं। टेक अ लार्ज पीस ऑफ कार्डबोर्ड एंड कट आउट अ स्क्वायर होल इन इट्स सेंटर। कार्डबोर्ड का एक बड़ा टुकड़ा लें और एक चौकोर छेद उसमें से काट लें, जो कि कहाँ से काटना है, इसके केंद्र से, यानी इसके बीच से काटना है। इन द मॉर्निंग आस्क यू फ्रेंड टू होल्ड दिस बोर्ड वर्टिकली अबव द ग्राउंड एज शोन। अब मॉर्निंग में यानी सुबह में आप अपने मित्र को इस बोर्ड को ज़मीन के ऊपर वर्टिकली यानी लंबवत दिखाने के लिए कहें। मार्क द आउटलाइन ऑफ द इनर स्क्वायर ऑन द ग्राउंड। जमीन पर आंतरिक वर्ग की रूपरेखा को क्या करें, चिन्हित करें यानी मार्क करें। रिपीट दिस एक्टिविटी एट नून। इस गतिविधि को दोबारा कब दोहराएं, दोपहर में दोहराएं। दिस टाइम द बोर्ड शुड बी होल्ड एट द सेम हाइट बट हॉरिजॉन्टली। अब आप देखेंगे कि इस समय इस बोर्ड को कैसे पकड़ना चाहिए, हॉरिजॉन्टली पकड़ना चाहिए, ठीक है, समान ऊंचाई पर इसे हॉरिजॉन्टली यानी क्षैतिज रूप से पकड़ना चाहिए। अगेन मार्क द आउटलाइन ऑफ द इनर स्क्वायर। फिर से इसके इनर स्क्वायर की आउटलाइन को क्या करिए, मार्क करिए, चिन्हित करिए। यू विल सी दैट दिस टाइम द मार्क्ड स्क्वायर दैन द स्क्वायर मार्क्ड अर्लियर। फिर आप देखेंगे कि इस समय जो आपने स्क्वायर पहले मार्क किया है और इस स्क्वायर की जो रेखा है वो क्या है, वो एकदम एक जैसी आपको दिखाई देगी, ठीक है। इन द अबव एक्सपेरिमेंट द होल इज द सेम एंड द अमाउंट ऑफ सनलाइट पासिंग थ्रू द होल इज ऑल्सो द सेम। अब आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि जो इसका होल है यानी जो इसका छेद है वो क्या है, वो सेम यानी समान है। एंड द अमाउंट ऑफ सनलाइट पासिंग, और जिस मात्रा में सूर्य की किरणें इसमें से पास हो रही हैं होल से यानी छेद से, वो भी क्या है, वो भी सेम है यानी समान है। बट सनलाइट फॉल्स ऑन अ लार्जर एरिया ऑफ ग्राउंड। लेकिन जो सनलाइट है, जो सूर्य की रोशनी है, वो सुबह ज़मीन के एक बड़े क्षेत्र पर और इन द मॉर्निंग एंड ऑन अ स्मॉल एरिया एट नून, और सूर्य की रोशनी दोपहर में एक छोटे क्षेत्र पर पड़ती है, यानी सुबह के टाइम वो बड़े क्षेत्र पर पड़ती है और दोपहर के टाइम वो छोटे क्षेत्र पर पड़ती है। देयरफॉर मॉर्निंग्स आर कूलर दैन नून्स। इसलिए जो सुबह होती है वो दोपहर की तुलना में क्या होती है, ठंडी होती है। अब आते हैं बच्चों एयर। एयर के बारे में अब हम पढ़ेंगे। वन ऑफ द मेन फैक्टर्स विच अफेक्ट वेदर इज़ एयर। मौसम को प्रभावित करने वाले मुख्य कारकों में से एक हवा है। मौसम को प्रभावित करने वाले जो मुख्य कारक होते हैं उनमें से एक हवा भी है। द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड द एटमॉस्फियर। जो पृथ्वी है वो वायु के एक कंबल से घिरी हुई है, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे वायुमंडल कहा जाता है। वी कैन नॉट सी एयर बट वी कैन फील मूविंग एयर। हम हवा को नहीं देख सकते हैं लेकिन हम चलती हवा को महसूस कर सकते हैं। मूविंग एयर इज कॉल्ड द विंड। चलती हवा को पवन कहा जाता है। When the wind blows gently, we call it breeze. जब हवा धीरे से चलती है तो हम इसे क्या कहते हैं, इसे ब्रीज कहते हैं। फास्ट एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स आर कॉल्ड स्टॉर्म। और जब ये हवा तेज चलती है और मजबूती के साथ चलती है तो हम इसे तूफान कहते हैं, ठीक है।
अब बच्चों पेज नंबर 94 पर आइए। हॉट एंड कोल्ड एयर। अब बच्चों हम हॉट एंड कोल्ड एयर के बारे में पढ़ेंगे। हॉट एयर इज़ लाइटर दैन कोल्ड एयर। गर्म हवा जो होती है वो ठंडी हवा की तुलना में हल्की होती है। लेट अस डू एन एक्सपेरिमेंट टू चेक इट। आइए हम एक प्रयोग करके इसे चेक करते हैं, इसे देखते हैं। एक्टिविटी, टेक अ डिफ्लेटेड बैलून एंड फिक्स इट ऑन द माउथ ऑफ एन एम्प्टी बॉटल। एक खाली बॉटल के माउथ पर आप एक खाली बलून लें और उसके माउथ पर क्या रख दें, फिक्स कर दें। नाउ टेक सम वाटर इन अ लार्ज वेसल एंड बॉयल इट। फिर एक लार्ज वेसल में, एक बड़े बर्तन में थोड़ा पानी लें और उसे बॉयल कर लें यानी उबाल लें। प्लेस द बॉटल इन द हॉट वाटर केयरफुली। अब जो बॉटल है उसे गर्म पानी में प्लेस कर दें यानी रख दें। यू विल सी दैट द बलून बिकम्स बिगर। तब आप देखेंगे कि जो बलून है वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इट इज़ इन फैक्ट द एयर इनसाइड द बॉटल which becomes lighter on being heated and rises up to fill the balloon। आप देखेंगे कि गुब्बारा क्या हो गया है, बड़ा हो गया है। यह वास्तव में कैसे होता है? बोतल के अंदर की जो हवा है वो क्या है, वो हल्की है और गुब्बारा भरने के लिए वो क्या होती है, ऊपर आ जाती है। तो गुब्बारा जो होता है वो क्या होता है, वो फूल जाता है। When air is heated, its molecules move at very high speed and move away। जब हवा गर्म होती है तो उसके जो अणु हैं वो बहुत तेज गति से चलते हैं और दूर चले जाते हैं। This way the hot air expands। इस तरह गर्म हवा जो है वो फैलती है यानी एक्सपैंड करती है। The converse happens in the case of cold air। ठंडी हवा के मामले में क्या होता है, ये उल्टा होता है। लैंड एंड सी ब्रीज। अब बच्चों हम लैंड और सी ब्रीज के बारे में पढ़ेंगे। द सन शाइन्स इक्वली ऑन बोथ लैंड द सी। समुद्र के दोनों किनारों पर सूरज जो है वो समान रूप से क्या होता है, चमकता है। लैंड बिकम्स हॉट और कोल्ड फैक्टर दैन द सी। समुद्र की तुलना में भूमि गर्म या ठंडा कारक बन जाती है। लेट अस डू एन एक्सपेरिमेंट टू चेक इट। आइए हम एक प्रयोग करते हैं इसको चेक करने के लिए। एक्टिविटी, take 2 plates, fill one with sand and the other with water। बच्चों 2 प्लेट लीजिए, उसमें एक प्लेट को सैंड से यानी रेत से और दूसरी प्लेट को वाटर से यानी पानी से भर दीजिए। कीप बोथ ऑफ देम इन द सन। फिर दोनों को उठाकर सूर्य की रोशनी में रख दीजिए। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, टच बोथ वाटर एंड सैंड। कुछ समय बाद आप पानी को और सैंड को, रेत को छूइए, टच करिए। यू विल फाइंड द सैंड हॉटर दैन द वाटर। तो आप देखेंगे कि जो रेत है वो पानी से ज़्यादा गर्म होगी। रिपीट दिस एक्टिविटी एट नाइट। फिर इस एक्टिविटी को, इस प्रयोग को आप दोबारा से रात के समय पर करिए। बिकॉज ऑफ दिस फीचर, पीपल ड्यूरिंग in coastal areas experience a breeze during the day as well as at night। इस विशेषता के कारण तटीय क्षेत्रों में जो लोग होते हैं वो दिन के साथ साथ रात में भी हवा का अनुभव करते हैं। ड्यूरिंग द डे द लैंड गेट्स हीटेड अप बाय द हीट ऑफ द सन। दिन के दौरान जमीन सूर्य की गर्मी से गर्म हो जाती है। मच फास्टर दैन द नियर बाई सी।
During the day, the land gets heated up by the heat of the sun much faster than the nearby sea. दिन के दौरान जमीन सूरज की गर्मी से गर्म हो जाती है जो पास के समुद्र की तुलना में बहुत ही तेज है. The hot air above the land rises up. भूमि के ऊपर जो गर्म हवा है वो ऊपर उठती है. The cool air from the sea blows in to take its place. और समुद्र से ठंडी हवा अपनी जगह लेने के लिए उड़ती है. Thus in coastal area a breeze called sea breeze blows from the sea to the land. इसलिए कोस्टल एरियाज़ में यानी तटीय क्षेत्र में एक हवा जिसे समुद्र की हवा कहा जाता है समुद्र से ज़मीन तक जाती है. अब बच्चों नेक्स्ट पेज पर आते हैं, पेज नंबर 95. At night the land cools down faster than the sea. रात में ज़मीन समुद्र की तुलना में तेज़ी से ठंडी हो जाती है. Now the air above the sea is warmer and rises up. अब समुद्र के ऊपर की हवा गर्म होती है और ऊपर उठती है. The cool air from the land flows in to take its place. इसकी जगह लेने के लिए भूमि से ठंडी हवा बहती है. Thus a breeze called land breeze blows from the land to the sea. इस प्रकार एक हवा जिसे लैंड ब्रीज यानी भूमि की हवा कहा जाता है भूमि से समुद्र तक क्या होती है, उड़ती है. वेट एयर इज लाइटर दैन ड्राई एयर. बच्चों मोर टू नो में देखिए, वेट एयर इज लाइटर दैन ड्राई एयर. जो गीली हवा होती है शुष्क हवा की तुलना में ये हल्की होती है. अब आते हैं बच्चों वाटर पे. अब हम वाटर के बारे में पढ़ेंगे. वाटर इज़ द मोस्ट अबंडेंट सब्सटेंस ऑन द अर्थ. पृथ्वी पर पानी जो है यानी जो वाटर है वो पृथ्वी पर सबसे अबंडेंट सब्सटेंस यानी सबसे प्रचुर पदार्थ इसको कहा जाता है. Nearly 3/4 of the earth is covered with water. पृथ्वी का लगभग 3/4 भाग किससे ढका हुआ है, पानी से. Water is found in ponds, lakes, rivers, seas and oceans. पानी जो है वो तालाबों, झीलों, नदियों, समुद्रों और महासागरों में पाया जाता है. It is found under the ground also. यह जमीन के नीचे भी पाया जाता है. वाटर एग्जिस्ट्स इन 3 फॉर्म्स. पानी 3 रूपों में मौजूद है. सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ठोस, तरल और गैस के फॉर्म में पानी जो है वो मौजूद है. वाटर चेंजेस इट्स फॉर्म ऑन आइदर हीटिंग और कूलिंग. पानी गर्म होने या ठंडा होने पर अपना रूप बदल लेता है. वाटर इज़ प्रेजेंट इन द एयर ऑल्सो. हवा में भी पानी मौजूद है. द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द एयर इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी. जल वाष्प के रूप में हवा में मौजूद पानी की मात्रा को आर्द्रता कहा जाता है यानी ह्यूमिडिटी कहा जाता है. ह्यूमिडिटी ऑल्सो अफेक्ट्स वेदर. जो ह्यूमिडिटी है वो भी जो नमी होती है, नमी, ह्यूमिडिटी को हम नमी कहते हैं, नमी भी मौसम को प्रभावित करती है. अब आते हैं बच्चों हम इवेपोरेशन पे, जिसको कि हम हिंदी में वाष्पीकरण कहते हैं. द वाटर इन द एयर इज The water in the air is in fact the water of seas, rivers, ponds, etc. present on the earth. हवा में पानी जो होता है वो पृथ्वी पर मौजूद समुद्रों, नदियों, तालाबों आदि के पानी को क्या करता है, निष्क्रिय कर देता है. Due to the heat of the sun, some water of these water bodies changes into water vapor and mixes with the air. सूरज की गर्मी के कारण ये जो जल के निकाय हैं, ये जो वाटर बॉडीज़ हैं,
इनका कुछ पानी जल वाष्प में बदल जाता है और हवा के साथ मिल जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। इस प्रक्रिया को ही हम वाष्पीकरण या इवेपोरेशन कहते हैं। द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड्स ऑन मेनी थिंग्स। वाष्पीकरण की जो दर है वो कई चीज़ों पर निर्भर करती है। अब आते हैं बच्चों हम एक एक्टिविटी पर। टेक अ वेट हैंकी एंड प्लेस इट इन फ्रंट ऑफ अ रनिंग टेबल फैन। चलते हुए टेबल फैन के सामने आप एक गीली हैंकी या गीली रुमाल को रखिए। टेक अनदर वेट हैंकी एंड प्लेस इट अवे फ्रॉम द फैन। और एक दूसरी गीली हैंकी को फैन से दूर रखिए। You will find that the first hanky dries faster than the second one। तो आप क्या देखेंगे कि जो पहली गीली हैंकी है वो दूसरी हैंकी की तुलना में जल्दी सूखेगी। Thus evaporation takes place faster when a wind is blowing। इस प्रकार से जो इवेपोरेशन है वो फास्टर होता है जब हवा जो है वो बहती हुई होती है तब। अब बच्चों हम आते हैं दूसरी एक्टिविटी पे। टेक अ वेट हैंकी एंड प्लेस इट इन द सन। एक गीली हैंकी लीजिए और उसे धूप में रख दीजिए, यानी सन में रख दीजिए, सूर्य में। टेक अनदर वेट हैंकी एंड प्लेस इट इन द शेड। और एक दूसरी हैंकी लीजिए, उसको छाँव में रख दीजिए। आफ्टर सम टाइम इट फर्स्ट हैंकी विल हैव वाटर दैन द सेकेंड वन। कुछ समय बाद आप देखेंगे जो पहली हैंकी है उसमें पानी रहेगा दूसरी हैंकी की तुलना में। Thus evaporation takes place faster when the temperature is higher। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इवेपोरेशन जो है जब तापमान अधिक होता है तो इवेपोरेशन तेज़ी से होता है। अब बच्चों हम आते हैं पेज नंबर 96 पर। एक्टिविटी है बच्चों, आइए देखते हैं। टेक अ वेट हैंकी, स्प्रेड इट आउट ऑन अ क्लॉथ्स लाइन इन द सन। एक वेट हैंकी यानी एक गीली हैंकी लें और इसको सन के सामने किसी क्लॉथ लाइन यानी किसी कपड़े की रेखा के ऊपर रख दें। टेक अनदर वेट हैंकी एंड पुट इट इन द सन फोल्डेड। और एक दूसरी हैंकी लें जो कि गीली रहेगी और इसे फोल्ड करके किसी कपड़े के ऊपर रख दें। यू विल सी दैट द फर्स्ट हैंकी ड्राइज फास्टर दैन द सेकेंड वन। आप देखेंगे कि जो पहली हैंकी है जिसको कि आपने खोल के रखा था वो दूसरी हैंकी जिसको कि आपने फोल्ड करके रखा है उसकी तुलना में जल्दी सूखेगी। Thus water evaporates faster when the exposed surface area is large। इस प्रकार हम देखेंगे कि जब सरफेस एरिया जो है, सतह जो है वो जब बड़ी होती है तो पानी जो है वो तेज़ी से क्या होता है, इवेपोरेट होता है। एक्टिविटी, स्प्रेड अ वेट हैंकी ऑन अ क्लॉथ्स लाइन ऑन अ हॉट सनी डे। कपड़े यानी जो कि गर्म हो जाए धूप से उसके ऊपर एक वेट हैंकी को रखिए, किसमें, धूप में। स्प्रेड अनदर वेट हैंकी ऑन अ क्लॉथ्स लाइन ऑन अ ह्यूमिड क्लाउडी डे। और एक गीली हैंकी को ह्यूमिड क्लाउडी यानी जब बादल वाला मौसम हो उसमें रखिए किसी कपड़े के ऊपर। यू विल सी दैट फर्स्ट ड्राइज फास्टर दैन द सेकेंड वन। आप देखेंगे कि वो हैंकी जिसको कि आपने गर्म सूर्य वाले दिन में रखा था वो दूसरे बादल वाले दिन की अपेक्षा में तुलना में जल्दी तेज से क्या होगी, सूखेगी। Thus evaporation takes place faster when the air is dry। इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि हवा के शुष्क होने पर जो वाष्पीकरण यानी जो इवेपोरेशन है वो तेज़ी से होता है। अब आते हैं बच्चों हम कंडेंसेशन पर। कंडेंसेशन इज़ द प्रोसेस रिवर्स ऑफ इवेपोरेशन। जो कंडेंसेशन की प्रक्रिया है ये इवेपोरेशन की प्रक्रिया की उल्टी है यानी रिवर्स है। बिसाइड्स गेटिंग अफेक्टेड बाय इवेपोरेशन वेदर ऑल्सो गेट्स अफेक्टेड बाय कंडेंसेशन। अब जैसे वेदर जो है ये
इवेपोरेशन से अफेक्ट यानी प्रभावित होता है, तो ये कंडेंसेशन से भी प्रभावित होता है। इन कंडेंसेशन द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर गेट्स कूल्ड। कंडेंसेशन की प्रक्रिया में क्या होता है, जो वाटर वेपर होता है जो हवा में मौजूद होता है वो ठंडा हो जाता है एंड चेंजेस इनटू टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स, और ये किस में बदल जाता है, पानी की छोटी बूंदों में ये बदल जाता है। इन नेचर वी कैन सी द कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर्स एट मेनी प्लेसेस। हम नेचर में यानी प्रकृति में कई स्थानों पर वाटर वेपर के कंडेंसेशन को देखते हैं। इन द स्काई, अब आते हैं बच्चों इन द स्काई पे। क्लाउड्स, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले क्लाउड्स। द हीट ऑफ द सन इवेपोरेट्स वाटर इन पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, सीज एटसेट्रा। सूरज की गर्मी से तालाबों, झीलों, नदियों, समुद्रों आदि में जो पानी होता है वो क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, यानी उसका वाष्पीकरण हो जाता है। द वाटर वेपर मिक्सेस विद द एयर। जो वाटर वेपर यानी जो जल वाष्प है वो हवा के साथ क्या हो जाता है, मिश्रित हो जाता है, यानी मिल जाता है। As the water vapor is hot, it rises up in the sky. जल वाष्प गर्म होते ही ये आकाश में ऊपर उठने लगता है। When it goes very high in the sky, it cools and through condensation into tiny water droplets. जब यह आकाश में बहुत ऊपर जाता है तो ठंडा हो जाता है और फिर इसमें कंडेंसेशन होता है कि और कंडेंसेशन के माध्यम से पानी की छोटी बूंदों में ये बदल जाता है। These tiny water droplets join together to form clouds. ये छोटी पानी की बूंदें बादलों के साथ मिल जाती हैं और यही क्या बनाती हैं, बादल बनाती हैं। अब बच्चों आते हैं हम रेन पर। As the number of droplets increases in cloud, जैसे ही बादल में छोटी बूंदों की संख्या बढ़ जाती है, दे जॉइन टुगेदर, वे एक साथ क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। एज अ रिजल्ट दीज ड्रॉपलेट्स बिकम लार्जर एंड हैवियर। फिर इसका नतीजा क्या होता है, ये बूंदें जो होती हैं बड़ी और भारी हो जाती हैं। देन ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फिर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण These heavy drops of water fall in the form of rain. फिर ये पानी की भारी बूंदें बारिश के रूप में गिरती हैं। अब बच्चों हम आते हैं पेज नंबर 97 पर। Hails, rain drops falling from clouds sometimes enter a cold region. जो पानी की बूंदें बादल से गिरती हैं वो कभी कभी क्या होती हैं कि किसी ठंडे क्षेत्र में प्रवेश कर जाती हैं। बिकॉज ऑफ द कोल्डनेस ऑफ एटमॉस्फियर, वातावरण की ठंडक के कारण दीज रेन ड्रॉप्स फ्रीज इन द एयर एंड फॉल ऑन द अर्थ एज स्मॉल पेलेट्स ऑफ आइस, दे आर कॉल्ड हेल्स। तो वातावरण की ठंडक के कारण क्या होता है, ये वर्षा हवा में जम जाते हैं और बर्फ़ के छोटे छोटे छर्रों के रूप में पृथ्वी पर गिरना शुरू हो जाती हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इन्हीं को हम हेल्स कहते हैं। अब बच्चों आते हैं हम स्नो पर। समटाइम्स क्लाउड्स रीच वेरी हाई अबव हिली एरियाज ड्यू टू स्ट्रॉन्ग एयर करेंट्स। कभी कभी मजबूत हवा की धाराओं के कारण बादल जो है वो पहाड़ी क्षेत्रों में ऊपर तक पहुंच जाता है। There the temperature is extremely low and the tiny droplets of water in the clouds freeze and form tiny white snowflakes. वहाँ तापमान बेहद कम होने के कारण और बादलों में पानी की छोटी बूंदों के जमा हो जाने के कारण सफ़ेद बर्फ़ के टुकड़े बन जाते हैं। They fall to the ground as snow, जो कि बर्फ़ के रूप में ज़मीन पर फिर गिरना शुरू होते हैं। ड्यू टू स्नोफॉल, बर्फबारी के कारण वेदर बिकम्स कोल्ड, मौसम जो है वो बहुत ही ठंडा हो जाता है।
नॉट ओनली इन द हिली एरियाज, ना कि सिर्फ पहाड़ी इलाकों में, बट ऑल्सो इन द नेबरिंग एरियाज, बल्कि पड़ोसी इलाकों में भी मौसम जो है वो ठंडा हो जाता है। नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब बच्चों हम आते हैं फॉग पर, जिसको कि हम कोहरा कहते हैं। वी नो दैट एयर कंटेन्स काउंटलेस टाइनी पार्टिकल्स ऑफ डस्ट, स्मोक एट्सेट्रा। हम जानते हैं कि हवा में धूल, धुएं आदि के अनगिनत छोटे छोटे कण मौजूद होते हैं। समटाइम्स ड्यूरिंग विंटर, कभी कभी सर्दियों के दौरान, वेदर इज़ एक्सट्रीमली कोल्ड इन मॉर्निंग्स एंड इवनिंग्स। सुबह और शाम को मौसम जो होता है वो बेहद ठंडा होता है। देन द वाटर वेपर इन द एयर कंडेंसेस इनटू टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स नियर द लैंड एंड वाटर बॉडीज। फिर हवा में जल वाष्प भूमि और जल निकायों के पास छोटी पानी की बूंदों में क्या होता है, गिरने लगता है। दिस इज कॉल्ड फॉग। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कोहरा कहते हैं। लेटर इन द डे व्हेन द सन शाइन, बाद में दिन में जब सूरज चमकने लगता है, दीज कंडेंस्ड ड्रॉपलेट्स अगेन टर्न वाटर वेपर एंड द फॉग डिसअपियर्स। तो जो ये छोटी ड्रॉपलेट्स हैं, पानी की बूंदें हैं, ये फिर वाटर वेपर में बदल जाती हैं और हमारा कोहरा जो है वो डिसअपियर यानी समाप्त हो जाता है, हमको दिखता ही नहीं है। ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब बच्चों आते हैं ड्यू पर, जिसको कि हम ओस कहते हैं। पृथ्वी की सतह के ऊपर ओस के बारे में अब हम पढ़ेंगे। ड्यूरिंग द डे ऑब्जेक्ट्स ऑन द अर्थ एब्जॉर्ब द हीट ऑफ द सन। दिन के दौरान पृथ्वी पर वस्तुएं सूर्य की गर्मी को क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करती यानी अवशोषित करती हैं। एट नाइट दे रिलीज दिस हीट एंड कूल। रात में वे इस गर्मी और ठंडी को छोड़ देते हैं। सम थिंग्स लाइक ग्रास, फ्लावर्स, लीव्स एंड विंडो पेन्स कूल फास्टर दैन अदर ऑब्जेक्ट्स। कुछ चीज़ें जैसे घास, फूल, पत्तियाँ और खिड़की के शीशे अन्य वस्तुओं की तुलना में अधिक तेज़ी से क्या होते हैं, ठंडे होते हैं। द एयर कमिंग इन टू कॉन्टैक्ट विद दीज ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो कूल्स वेरी फास्ट। इन वस्तुओं के संपर्क में जो आने वाली हवा होती है वो भी बहुत तेज़ी से ठंडी होती है। द वाटर वेपर कंडेंसेस ऑन दीज ऑब्जेक्ट्स एंड सेटल्स एज वाटर ड्रॉपलेट्स। और जो वाटर वेपर है वो इन चीज़ों के ऊपर जल्दी से क्या होता है, बस जाता है, ठीक, और ये छोटी छोटी पानी की बूंदों के रूप में दिखने लगता है। वी कॉल दिस ड्यू। इसी को हम क्या कहते हैं, ओस कहते हैं। जैसे बच्चों देखिए, आप जब बस में सफ़र करते हो तो बस के शीशे के ऊपर कुछ छोटी छोटी पानी की बूंदें जो हैं वो लगी हुई होती हैं, तो वो क्या कहलाती हैं, उसको हम कहते हैं कि देखो ओस गिरी हुई है, तो उसी को वो क्या कहलाता है, ओस कहलाता है। अब बच्चों हम आते हैं फ्रॉस्ट। ड्यूरिंग एक्सट्रीमली कोल्ड डेज, बेहद ठंडी के दिनों में, द टेम्परेचर ऑफ द एयर नियर अर्थ सरफेस समटाइम्स फॉल्स बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। पृथ्वी की सतह के पास हवा का जो तापमान होता है वो कभी कभी 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है, ठीक। अब बच्चों हम आते हैं क्विज टाइम पर। विच प्लेसेस इन इंडिया रिसीव मैक्सिमम एंड मिनिमम रेनफॉल। भारत में किन स्थानों पर अधिकतम और न्यूनतम वर्षा होती है, ये आपको खोजना है। इसका आंसर आपको खोज के और इसके आगे लिखना है बुक में, ठीक है। तो बच्चों ये चैप्टर आपका यहीं पर समाप्त होता है। आप इसे ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और बुक के पीछे की एक्सरसाइजेस को खुद से फिल करने का प्रयास करिएगा।